नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और 4 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत दो चर्चित सियासी नामांकन की खबर से करते हैं। हम आपको एक बार ले चलेंगे उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिंपल यादव ने पर्चा भरा तो गुजरात की जामनगर सीट से रिवाबा जडेजा ने अपना नामांकन भरा। पहले बात उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट की करते हैं, जहां आज समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने अपना नामांकन पत्र भरा। डिंपल यादव तेज प्रताप यादव के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस आई। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव पीछे रह गए थे, लेकिन डिंपल यादव ने कुछ देर उनका इंतजार किया और जब अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव आगे आए तब रामगोपाल यादव के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। फिर अखिलेश यादव के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए वो कलेक्टर ऑफिस में अंदर दाखिल हुई। क्या कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सभी लोगों ने, पार्टी के लोगों ने तय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद डिंपल यादव का नाम तय हुआ। तेज प्रताप का नाम न आने से कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। आप मैनपुरी के हो और बहुत अच्छा, मैंने बधाई आपको जो सवाल पूछ रहे हो। और आपको ना तेज प्रताप से पूछ लेना चाहिए, बगल में वो तो हमारे हैं भैया, तुम्हारे हैं। मैं चुनाव प्रचार जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। अच्छा जी, आपने वोटर को लेकर शिकायत की थी, वोटर लिस्ट को लेकर, वो बाद की बात। क्या कहेंगे इस पे आप? वो बात की बात। प्रशासन का जो रवैया देखा गया, कई बार नामांकन करने के लिए आए हैं, पहली बार जो ट्रैक आज प्रशासन कर रहा है वो समझ के परे है। ये हम किसी से कुछ नहीं कह रहे। जनता का चुनाव है, नेताजी का चुनाव है, मैनपुरी के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये सब जानते हैं शासन प्रशासन के लोग। ये चुनाव नेताजी का चुनाव है। सवाल प्रशासन का नहीं है, सवाल सरकार का नहीं है। जनता यह जानती है कि विकास किसने कराया है। आप पूरा मैनपुरी घूम आइए, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे बताए वो क्या विकास किए होंगे मैनपुरी का। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात। जामनगर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन से पहले जामनगर में उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें रविंद्र जडेजा भी शामिल हुए। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने एक वीडियो भी जारी किया है और लोगों से उनकी पत्नी रिवाबा को वोट देकर उन्हें जिताने की अपील भी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से रविंद्र जडेजा की बहन नयनाबा के उतारने की इस समय अटकलें लग रही हैं। जडेजा की बहन फिलहाल जामनगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। हमारे साथ रिवाबा है इस वक्त, जो नॉमिनेशन फाइल बीजेपी की प्रत्याशी चुना गया है उनको। मैम, कैसा महसूस करें? पहले तो आप वन ऑफ द यंग प्रत्याशीज है बीजेपी की इस वक्त जामनगर। जी डेफिनेटली बहुत ही खुशी की बात है। जी बहुत ही खुशी की बात है। और आप अभी देख सकते हैं कि कार्यकर्ता का जिन तरह के उत्साह है, जिन तरह की जो जंगी मेदनी है, उसी ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं। करनी सेना से भी एसोसिएटेड रही हैं आप, काफी सोशल वर्क भी आप पहले कर चुकी हैं। कैसे ये सब काम आएगा आपके बीजेपी प्रत्याशी जामनगर से बनकर? जी डेफिनेटली एक सोशल सेवा का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे इस फील्ड में, राजनीति का जो मेरा सफर शुरू होने जा रहा है, उसमें डेफिनेटली मुझे ये एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली है। आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त, रविंद्र सिंह जाडेजा, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पे एक मैसेज दिया गया है आपके लिए। जी यस एज ए हस्बैंड, एज ए मेरे कोर जो पिलर है, तो डेफिनेटली लाइक वो ऑलवेज सपोर्ट मुझे दे रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि उनकी सिस्टर भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी में है, क्या आप कड़ा कंपटीशन घर के अंदर भी देखती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कंपटीशन नहीं होता है, ओनली वन भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि गुजरात में जिस तरह से आप देख रही हैं पास्ट कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा है, जनता का जो रुख रहा है भारतीय जनता पार्टी टूवर्ड्स, वो मैसिव है। तो क्या ननद से ही होगी अब
चुनावी टक्कर, इस पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का क्या कहना है? एक तरफ वो अपनी पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ बहन भी इस तरह की अटकलें लग रही हैं, चुनाव के मैदान में उतर सकती है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। सुनते हैं क्या कहा रविंद्र जडेजा ने। हमारे साथ मशहूर क्रिकेटर रविंद्र भाई जाडेजा सिंह हैं, जो आज यहाँ पर अपनी पत्नी को सपोर्ट करने के लिए नामांकन बन रहे हैं। सर, पहले तो बताइए कि क्रिकेट की इनिंग्स आप खेलते हैं, पॉलिटिकल इनिंग्स आपकी वाइफ खेलेंगी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ के लिए आया हूँ और उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और वो भी बहुत एक्साइटेड है कि उसकी लाइफ का एक चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है। तो होपफुली वो जो भी उसका जो मानसिकता है कि लोगों के लिए विकास करना है, जो भाजपा का एक मंत्र है कि हर लोगों का ध्यान रखना, हर जगह जहाँ जाके अपने जो लोगों की योजना है, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उनका जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है कि हर जगह हर लोग की उधर पहुंचना है, और जितना हो सके उतना भाजपा की ओर से कार्यरत करते रहना है, और जो भी भाजपा की योजना है वो लोगों तक पहुंचाना। बल्लेबाजी और क्रिकेट के एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है, तो क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे रिवाबा को कि किस तरीके से पॉलिटिकल इनिंग्स खेल? देखिए, ये T20 का जमाना है, तो डिफेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पॉजिटिव और एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना होगा, और जितना आगे बढ़े उतना जितना वो सीख सके ये फील्ड में आके, जितना लोगों से सीख सके। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सब साथ में मिलके काम करते थे, वो उनका एक बहुत ही उनकी ताकत है कि जब वो साथ में रहते हैं तो कोई भी दूसरी पार्टियों को वो अपने ऊपर भारी नहीं होने देते। तो वही उनकी ताकत है, तो वही उनकी ताकत कामयाब रहे और अच्छा काम करे, और जामनगर के लिए स्पेशली उनका विकास आगे चलता ही रहे, बस वही उम्मीद करता हूँ। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी बहन नैनाबाई जाडेजा भी कांग्रेस के लिए जोरों शोरों से कैंपेन कर रही हैं। हमने रिवाबा से पूछा तो वो कह रही हैं कि कोई कंपटीशन ही नहीं है बीजेपी का। तो आप मतलब किस तरीके का सपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ वहाँ, या फिर आप एकदम मिडफील्ड पे खेल रहे हैं? मेरा सपोर्ट आप देख ही रहे हो कि मैं किधर हूँ, मैं पूरा का पूरा भाजपा के साथ हूँ। अब उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तभी आपने नारंगी, बिल्कुल ऑरेंज। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे रविंद्र सिंह जाडेजा, और बताते हुए कि पत्नी ने तो अब पॉलिटिकल इनिंग्स खेलने की शुरुआत कर दी है, और इसके साथ ही जिस तरीके की सीख पॉलिटिकल इनिंग्स में मिलेगी वो अब देखना होगा। प्रदीप गुप्ता के साथ मैं जामनगर से मिलन शर्मा, आज तक। तो रविंद्र जडेजा ने साफ कर दिया है कि ये T20 का जमाना है, डिफेंसिव खेलने का सवाल ही नहीं है, और अपने केसरिया कुर्ता का भी उन्होंने इसी तरह जिक्र कर दिया कि साफ है वो किस ओर है। गुजरात के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी सक्रिय हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार वो भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर हमला तो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी बख्श नहीं रहे हैं। उनकी धुआंधार बल्लेबाजी अगर आप देखें असदुद्दीन ओवैसी की, तो रैली में उन्होंने हाथ में 2 बोतल लहराकर आरक्षण का हिसाब किताब भी समझा दिया। मुझसे लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुम जज्बाती तकरीर करते हो। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं अपने दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और ओबीसी भाइयों को। ये 2 बॉटल आपके सामने हैं, ये 2 बॉटल आपके सामने है। ये एक बॉटल में शेड्यूल कास्ट भाइयों को मिलेगा 17%, और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को शायद 7% मिलेगा, और ओबीसी भाइयों को 27% मिलेगा इस एक बॉटल से। और इस बॉटल से 10% हिस्सा मिलेगा अपर कास्ट के लोगों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्राउंड के नाम पर। अब गुजरात के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों बहनों को और ओबीसी के हमारे जिम्मेदारों को सोचना है कि एक बॉटल से 3 लोगों को अपना हिस्सा मिलना है, और मोदी सरकार ने एक बॉटल से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। अब आप बताइए कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपसे आपका हक छीनना चाह रहा है। और इसीलिए मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि कानून बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को चूकना-चूर करेगा। और गुजरात से अब रुख करते हैं राजस्थान का। उदयपुर के करीब रेलवे पुल पर हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है। क्या यह एक आतंकी साजिश के बाद एक आतंकी घटना थी, या फिर ये किसी तरह की शरारत है? आखिर रेल लाइन को एक धमाके से उड़ाने के पीछे मकसद क्या था?
फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और राजस्थान सरकार की ATS यानी एंटी टेरर स्क्वाड, ये दोनों एजेंसियां स्थानीय पुलिस के साथ जांच में जुटी हुई हैं। आज दोपहर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडोज की भी एक नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर की टीम मौके वारदात पर पहुंची और 3 अलग अलग दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। टूटा हुआ रेलवे ट्रैक के दोनों ओर विस्फोटक के निशान। रेलवे के पुल पर बड़ी साजिश की सबूत। उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन पर शनिवार रात हुए विस्फोट ने हर किसी को चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया, क्योंकि 31 अक्टूबर को पीएम मोदी ने इस ट्रैक का उद्घाटन किया था और 2 हफ्ते बाद अब इस ट्रैक को डेटोनेटर के जरिए निशाना बनाया गया। विस्फोट के लिए सुपर पावर 90 विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। अब मौके पर पहुंची टीम हर एक पहलू की जांच कर रही है। FSL जांच के बाद और जानकारी सामने आने की बात कह रही है। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक एक्सप्लोजिव यूज करके ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी साजिश रची गई है कि ट्रेन को नुकसान हो, पैसेंजर्स को नुकसान हो। इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। ATS की टीम, NIA की टीम, रेलवे की RPF की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। पटरी वो टूटी हुई है और जांच कर रही है टीम, और वो टीम जब जांच की अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन सबसे बात ये है कि रेल को डूंगरपुर ही रोक दिया गया प्रशासन ने, और वहाँ पर सारे यात्री उतर गए, सकुशल हैं, और उन सभी यात्रियों को बसों से, रोडवेज की बसों से और प्राइवेट बसों से इंजाम सरकार ने करवाकर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ दिया है। तो किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है और बहुत एक जो हादसा हो सकता था, ईश्वर की कृपा से और लोगों की सजगता से, जो लोग सजग थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया। बताया जा रहा है कि ओड़ा पुल के पास देर रात लोगों ने विस्फोट की आवाज सुनी। जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा है। पुल पर लाइन से नट बोल्ट भी गायब मिले। ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी हुई मिली। गांव वालों ने रेलवे को इस बारे में बताया। किसी हादसे से पहले अधिकारियों को चेताया। धमाके के बाद उदयपुर अहमदाबाद रेलवे मार्ग और पुल का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। धमाके की साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पूरी साजिश का पता लगाया जाएगा। रेलवे ट्रैक पर धमाका कर बड़ी साजिश रचने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। उदयपुर से जय किशन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर रेलवे पुल के पास हुए धमाके में प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ होने का फिलहाल शक जताया जा रहा है। उदयपुर में 28 जून को टेलर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। आरोपी रियाज और गौस का कनेक्शन दावते इस्लामी संगठन के अलावा PFI से भी उस समय जोड़ा गया था। लिहाजा इस घटना में भी पुलिस को PFI के एंगल का न केवल शक है बल्कि उस दिशा में तहकीकात आगे बढ़ भी रही है। उदयपुर ब्लास्ट में PFI एंगल। इतनी जोर से आएंगे घर के बर्तन तक हिल गए। बाल बाल बची 680 लोगों की जान। इसलिए मैं दौड़ के आया, फिर लाल कपड़ा लगाया ऊपर। उदयपुर ब्लास्ट में PFI का टेरर एंगल। PFI जो है उसको बैन किया गया था कुछ टाइम पहले। यहाँ से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था। तो 2 थियरीज है जिसके ऊपर जो है यहाँ की जांच एजेंसियां काम कर रही है। उदयपुर के ओड़ा गांव के करीब इस रेलवे पुल को धमाके से उड़ाने की साजिश के पीछे PFI का हाथ होने की आशंका है।
अब तक इस घटना में किसी का भी हाथ सामने आने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों ने आज तक से 2 तरह के लोगों पर शक होने की बात कही है। पुलिस को शक है कि एक अलग आदिवासी राज्य की मांग कर रहे दक्षिण राजस्थान के कट्टरपंथी तत्व इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। और दूसरी थ्योरी ये है कि इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है। आज तक को मिली FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी के मुताबिक शनिवार की शाम 7 से 7:15 बजे के बीच ओडा गांव के लोगों ने जबरदस्त धमाका सुना। जब उनमें से कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा है, पटरियां कई जगह से टूट चुकी थी, पुल पर लाइन से नट बोल्ट भी गायब मिले, ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी हुई मिली। करीबन 8 बजे धमाका हुआ। उस समय मैं खाना खा रहा था घर पे। फिर सुबह इधर मैं लैट्रिन करने आया तो ये तपड़ा पूरा खड़ा था। फिर मैंने लाल कपड़ा लाके लगाया ऊपर, क्योंकि ट्रेन आ जाएगी अचानक से और कोई हादसा भी हो सकता है और दूसरा भी हादसा हो सकता है, इसलिए मैं दौड़ के आया, फिर लाल कपड़ा लगाया ऊपर। किस तरह का धमाके की आवाज थी जो आपने वहाँ सुनी? से आई, इतनी जोर से आई कि घर के बर्तन तक हिल गए। लक्ष्मण ने उखड़ी हुई पतली चादर पर लाल कपड़ा लगा दिया। खबर फैली तो अहमदाबाद उदयपुर पैसेंजर ट्रेन को डूंगरपुर में ही रोक लिया गया। ट्रेन में 680 लोग सवार थे। अगर ये ट्रेन रेल पुल से गुजरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान को नुकसान पहुंचाने की साजिश आखिर कौन कर सकता है? इसकी जांच के लिए NSG, NIA और ATS की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ जुट गई है। वहीं UAPA की जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है वो आतंकी एंगल का संकेत दे रहा है। UAPA की धारा 16 और धारा 18 के तहत FIR दर्ज की गई है। धारा 16 में आतंकी हरकत की सजा का प्रावधान है और धारा 18 में आतंकी हरकत करना शामिल है। अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं। उदयपुर का ये हिस्सा जो है सदर्न राजस्थान में पड़ता है, जहां से हमेशा से जो है एक ट्राइबल स्टेट की डिमांड है। कई रेडिकलाइज्ड माइंडसेट के लोग हैं यहाँ पर। IB अपने प्रीवियस अलर्ट्स के अंदर जारी कर चुकी है कि जो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट के जो यंगस्टर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और दूसरा जो एंगल इसमें बताया जा रहा है कि PFI जो है उसको बैन किया गया था कुछ टाइम पहले, यहाँ से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था। तो 2 थियरीज है जिसके ऊपर जो है यहाँ की जांच एजेंसियां काम कर रही है। हालांकि फिलहाल कोई कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो राजस्थान पुलिस को नहीं मिला है। घटना स्थल उदयपुर से महज 35 किलोमीटर दूर है। वही उदयपुर जहां टेलर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल के बेटे ने BJP की निलंबित नेता नुपुर शर्मा का विवादित ट्वीट फॉरवर्ड किया था। कन्हैया की हत्या के आरोपी गौस मोहम्मद को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। वही रियाज और गौस का कनेक्शन पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी के अलावा PFI से भी जुड़ा था। इस वजह से ही ये शक जताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक को उड़ाने का काम भी किसी स्लीपर सेल ने ही किया होगा। जय किशन शर्मा, ओडा गांव, उदयपुर, आज तक। प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े और प्रेमिका के शव के साथ 384 घंटे। जी हां, यही है दिल्ली में हुए एक सनसनीखेज कत्ल की असली कहानी। आरोपी आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या की, ऐसा उस पर आरोप पुलिस ने लगाया है। दोनों मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। 6 महीने पहले दोनों मुंबई से दिल्ली के मेहरौली में आकर रहने लगे, लेकिन श्रद्धा से उसके परिवार का संपर्क लगभग 5 महीने पहले टूट गया। 5 महीने से संपर्क नहीं हुआ। पुलिस के जरिए जब पूरी कहानी सामने आई तो आफताब की क्रूरता ने सभी को हिलाकर रख दिया। मुंबई में मोहब्बत और दिल्ली में कात्ल, पूरे शहर में बिखरे प्रेमिका के लाश के टुकड़े। 5 महीने बाद खुली हत्या की सनसनीखेज दास्तां। तस्वीर में ये मुस्कुराता हुआ चेहरा श्रद्धा वकार का है, जो अब बस तस्वीर के इसी फ्रेम का हिस्सा बनकर रह गई। यानी श्रद्धा वकार अब इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन दिल्ली पुलिस की माने तो श्रद्धा वकार के जिस्म के हिस्से देश की राजधानी के किसी भी हिस्से से सामने आ सकते हैं। ये बात सुनने में जितनी हैरतअंगेज लग रही है, दिल्ली पुलिस की माने तो ये अब तक का वो सच है जो श्रद्धा को मौत के घाट उतारने वाले शख्स से पता चला है। अब तक का खुलासा यही है कि श्रद्धा की लाश के टुकड़े पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं, लेकिन कौन सा हिस्सा कहां है इसका पता अब किसी को भी नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि ये हंसता मुस्कुराता चेहरा यानी श्रद्धा वकार को मौत के घाट किसने और क्यों उतारा, और उससे भी बड़ी बात, उसे मौत के घाट उतारने के बाद टुकड़ों में क्यों तब्दील कर दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। पुलिस की माने तो ये किस्सा एक प्रेमिका के कत्ल का है जिसकी लाश के टुकड़े पूरे शहर में बिखरे हुए थे। आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वकार मुंबई के मलाड इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में साथ साथ काम करते थे। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। इसके बाद दोनों अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लिविंग में रहने लगे। दोनों के घर वालों ने ऐतराज किया तो दोनों ही मुंबई से दिल्ली आकर यहाँ मेहरौली के पास एक फ्लैट में रहने लगे। इसी बीच वक्त गुजरा और बीते 5 महीनों तक श्रद्धा के घर वालों को अपनी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं मिली। तो घर वालों को बेटी की फिक्र हुई और वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। बीती 8 नवंबर को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विकास मदान की शिकायत लिखने के बाद आफ्ताब की तलाश शुरू की और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर उसका पता लगा लिया। पुलिस के सामने आकर आफ्ताब ने जो सच बताया तो सुनकर पुलिस के होश गुम हो गए। आफ्ताब ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि दोनों के बीच शादी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लिहाजा उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर चापर से लाश के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा दिए। जिस फ्लैट में रहते थे उसी फ्लैट में आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद श्रद्धा की लाश के लगभग 15 से 20 टुकड़े किए। एक छोटी सी आरी से आफ्ताब ने लाश के टुकड़े किए, हाथ और पैर के 3-3 टुकड़े किए। पिट्ठू बैग में रोजाना कुछ टुकड़ों को लेकर फ्लैट से निकलता था और फिर बॉडी पार्ट के टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। आफ्ताब की बात से पुलिस हैरत में है। पुलिस अब लाश के टुकड़ों को तलाश कर रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शरीर के 30 से ज्यादा टुकड़े किए, लेकिन इतने दिनों तक कहां रखे वो टुकड़े। उसने बाकायदा एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज के फ्रीजर में वो शरीर के टुकड़े काट काट कर रखता था। श्रद्धा मर्डर में जो खुलासे हो रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। 14 दिन तक आफ्ताब शव के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले में श्रद्धा के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके मुताबिक मई से ही उनका श्रद्धा से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वहीं हत्या के बाद आफ्ताब ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर करता था, उसी घर में रहता भी था, वहीं शरीर के टुकड़े भी करता था, वहीं खुद खाना भी खाता था। उसकी जिंदगी कुछ ऐसे चल रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूरा चेहरा कवर किए पुलिस के शिकंजे में खड़े इस शख्स ने एक ऐसी खौफनाक वारदात की है जिसके बारे में सुनकर कोई पत्थर दिल इंसान भी एक बार सहम सकता है। यही वो दरिंदा आफ्ताब पूनावाला है जिसने उस लड़की को 20 टुकड़ों में काट डाला, जो उस पर यकीन करके अपना दुनिया जहान छोड़कर अपने परिवार से मुंह मोड़कर इसके साथ दिल्ली चली आई थी एक नई दुनिया बसाने, बिना ये जाने कि इसके इरादे कितने खतरनाक हैं। इसी 300 लीटर के फ्रिज में इस दरिंदे ने श्रद्धा को टुकड़ों में काट कर रख दिया था और हर रोज घर में अगरबत्ती जला दिया करता था ताकि बाहर बदबू न जाए। वो एक फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफ्ताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है,
उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलीथीन में डालता था, उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफताब अपने फ्लैट से निकलता था और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहां रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। पुलिस को दिल्ली के ऐसे ही कई उजाड़ बियाबान इलाकों को खंगालना पड़ा ताकि श्रद्धा वकार के जिस्म के टुकड़े बरामद किए जा सकें। आफताब पूनावाला का सारा डरावना कांड इस एफआईआर में दर्ज है। इस एफआईआर में श्रद्धा के परिवार का पूरा दर्द दर्ज है। श्रद्धा के पिता ने लिखा, हमने बेटी को मना किया क्योंकि हम हिंदू हैं। लड़का मुस्लिम था, बेटी नहीं मानी। उसने कहा कि मुझे मेरे फैसले लेने का हक है। बेटी ने कहा कि समझना आपकी बेटी नहीं है। वो घर छोड़कर चली गई। बाद में वो बताती थी कि आफताब मारपीट करता है। मेरी बीवी की मौत हो गई। बीवी की मौत के दिन मेरी बेटी से बात हुई। उसने मुझे बताया कि आफताब मारपीट करता है। 14 सितंबर को मेरे बेटे को मेरी बेटी के एक दोस्त लक्ष्मण ने फोन किया। उसने बताया कि श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद है। मैंने मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दी। वहां से रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आफताब पर शिकंजा कसा तो पूरी डराने वाली कहानी सामने आई। आफताब ने पुलिस को बताया कि पहले मैंने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की, फिर चॉपर से 20 टुकड़े किए, बड़े फ्रिज में टुकड़े रखे, हर रोज रात 2 बजे उठकर टुकड़े ठिकाने लगाए। इसमें पूरे 16 दिन लगे। मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां पर ये रात को 2 बजे के तकरीबन अपने घर से निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसे ही जंगलों में दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये छतरपुर फूल मंडी के 100 फुटा जो रोड है उसके अगल बगल के जंगल हैं जहां पर ये तमाम जगह पर आप देख सकते हैं बेहद सुनसान ये इलाका है। और ऐसी ही जगह पर वो डंप करता था। ये भी एक ऐसा स्थान है जहां पर बताया गया है कि वो श्रद्धा की जो बॉडी है उसके टुकड़े करने के बाद यहां पर लाकर लाश के टुकड़ों को छुपाया करता था। और ऐसा करने के लिए वो हमेशा रात को तकरीबन 2 से 3 बजे निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। आफताब को उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई इंसान इस तरह की दरिंदगी कर सकता है? अरविंद ओझा, आज तक। अच्छा, जब पड़ताल शुरू की महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू की, दिल्ली पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफताब बार बार अपना बयान भी बदल रहा था। इसके बाद पुलिस का शक बढ़ता गया। आखिर तक आफताब पुलिस के आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन जब एक एक करके सबूत सामने आते गए उसके साथ आफताब का गुनाह भी सामने आने लगा और उसने अपना जुर्म कबूल लिया। श्रद्धा को मारने के बाद आफताब को डर था कि कहीं वो पकड़ा न जाए, इसलिए उसने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो तरकीब सोची वो तो और भी ज्यादा सनसनीखेज है। श्रद्धा को मारकर उसने चॉपर से लाश के टुकड़े किए और किसी को शक न हो इसके लिए वो शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग जंगलों में ठिकाने लगाने लगा। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने अपने फ्लैट के बाथरूम में शरीर के टुकड़े किए। बाथरूम में खून ही खून होने के बाद जब बदबू आने लगी इसलिए उसने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। टुकड़े एक बैग में रखे, बाकी टुकड़ों को धोकर फ्रिज में रख दिए। शरीर के टुकड़ों को आरोपी ने पॉलिथीन में रखा और पूरे 1.5 महीनों तक वो दिल्ली में टुकड़े फेंकता रहा। सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी उसी फ्रिज से रोजाना पानी, दूध और दूसरी खाने की चीजों को रखता और वहीं से निकालकर खाता रहा। आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, मेहरौली के जंगल में फेंके टुकड़े, हाथ पैर को कई टुकड़ों में काटा, शरीर के टुकड़े जंगल और दूसरी जगहों पर फेंकता रहा।
जांच में ये बात सामने आई है कि जुलाई के अंत तक शरीर के सारे टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद उस पुलिस अब पड़ताल कर रही है, कोरॉबोरेटिव एविडेंस इकट्ठा कर रही है ताकि एक मजबूत केस आफताब के खिलाफ बनाया जा सके।